Explain how visual aids can be used to make presentations more effective. Support your answers with example. विजुअल एड्स क्या होती हैं? जैसे टीवी, फ़ोन, विजुअल एड्स जो हमें दिखाई देती हैं, ठीक है, जिनके ज़रिए हम किसी भी प्रेजेंटेशन को बेटर बना सकते हैं, है ना, इफेक्टिव बना सकते। सपोर्ट योर आंसर विद एग्जांपल, कुछ एग्जांपल के साथ आपने बताना है इसमें। तो विजुअल एड्स कैन बी सिग्निफिकेंटली एनहेंस अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में यूज़ होते हैं ना, प्रेजेंटेशन बाय क्लैरिफाइंग कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होती है ना, उनको क्लैरिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। मेंटेनिंग ऑडियंस ऑडियंस ठीक है, ऑडियंस इंटरेस्ट। मैं इनको अभी इसको सबको एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब भी करूँगी। एंड री इन्फोर्स की पॉइंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स जो इंफॉर्मेशन होती है, जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट इन्फॉर्मेशन होती है, उनको विजुअल एड्स के ज़रिए जो है आसान बना के वो इन्फॉर्मेशन आगे भेजी जाती है। मेंटेनिंग ऑडियंस इंटरेस्ट। ऑडियंस इंटरेस्ट कैसे हो गया? जैसे स्कूल में छोटे बच्चे होते हैं, उनको अगर कुछ सिखाया जा रहा है, कुछ ABCD या फिर फ्रूट्स के नेम सिखाए जा रहे हैं, तो अगर वो उनको विजुअल एड्स मान लो किसी बड़ी स्क्रीन पे चला के वो मूवीज़ के ज़रिए या कार्टून मूवीज़ के ज़रिए अगर उनको सिखाया जाएगा, तो उनका इंटरेस्ट बना रहेगा, उनका इंटरेस्ट मेंटेन रहेगा। रीइंफोर्स की पॉइंट्स। इसके ज़रिए जो विजुअल एड्स के ज़रिए जो भी कुछ कोई प्रेजेंटेशन में मान लो कुछ की पॉइंट्स होती हैं, उनको रीइंफोर्मेंस किया जाता है, उनको और भी ना फोर्सफुली उन पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप ग्राफ बनाते हैं ना, और चार्ट्स भी ये विजुअल एड्स में आ जाएगा, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। और इलस्ट्रेट चार्ट्स जो है ना, चार्ट्स कैन इलस्ट्रेट स्टैटिस्टिक डेटा लाइक अ पाई चार्ट शोइंग मार्केट शेयर, है ना, मेकिंग इट मोर डाइजेस्टेबल देन अ वर्बल एक्सप्लेनेशन। मतलब अगर मान लो मैं ऐसे बोलती रहूँ आपको, तो आप एक टाइम पर आप बोर हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा आपको कुछ लिख के बता दूँ या पॉइंट बना के मैं आपको समझा दूँ, तो आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आप लोग रुके रहोगे वीडियो में, ठीक है। तो एक्सप्लेन भी अच्छे से हो पाएगा आपको। तो इमेजेस एंड वीडियोस कैन इवोक इमोशंस और प्रोवाइड कंटेक्स्ट। फॉर एग्जांपल अ वीडियो ऑफ अ कंपनीज सक्सेस स्टोरी होती है, जैसे किसी भी कंपनी की सक्सेस स्टोरी के बारे में मान लो कोई वीडियो है, तो दो जो वो वीडियो है ना, वो दैट कैन इंगेज एंड इंस्पायर द ऑडियंस, क्योंकि वो एक मूवेबल जो एक क्लिप चल रही है जिसने उसमें थोड़ा सा ना इंटरेस्ट बन जाता है, क्योंकि वो बोरिंग नहीं है। उसमें म्यूज़िक भी सुनाई देगा, उसमें मूविंग कैरेक्टर्स भी होंगे। तो विजुअल एड्स जो है ना, वो बांध के रखती है ऑडियंस को। और डायग्राम्स और जो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, दैट सिंप्लीफाई प्रोसेस, ये चीज़ों को ना सिंपल बनाते हैं इनका प्रोसेस। इसके साथ साथ जैसे पावर पॉइंट्स होते हैं, पावर पॉइंट स्लाइड्स होती हैं, स्कूल में पढ़ा है ना साइंस में। कैन हाईलाइट, जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं, जो की फ्रेजेस होते हैं, हेल्पिंग द ऑडियंस फॉलो अलोंग। तो ऑडियंस को बांध के रखते हैं, उनको साथ साथ लेके चलते हैं, मतलब ऑडियंस का फोकस ना इधर उधर नहीं जाता है। तो जो स्लाइड्स यूज़ होती हैं, व्हेन यूज्ड अप्रोप्रिएटली, जो ये सारी चीज़ें होती हैं, विजुअल एड्स कॉम्प्लीमेंट द स्पोकन वर्ड्स, ठीक है, और मेकिंग द प्रेजेंटेशन मोर इंगेजिंग, ताकि जो भी सुनने वाले लिसनर हैं वो इंगेज रहे, ऑडियंस जो है वो इंगेज रहे उसमें। और इन्फॉर्मेटिव बनाता है जो ये एड्स होती हैं, विजुअल एड्स होती हैं। और मेमोरेबल कैसे होती है? फॉर एग्जांपल तुम मूवी देखने जाते हो, है ना, तो मूवी क्या होती है? विजुअल ही तो है। तो जब मूवी देखने जाते हो तो तुम्हें पूरी मूवी याद रहती है ना, एक वर्ड भी तुम इधर से उधर नहीं भूलते हो। और जब अपने फ्रेंड्स को भी जब स्टोरी बतानी होती है, तो उसको और भी छोटा बना के बता देते हो बेस्ट वे में। तो ये वही है, इन्फॉर्मेटिव बन जाती है, मेमोरेबल बन जाती है, वो दिमाग में छप जाती हैं जो विजुअल एड्स होती है। इसीलिए अब जैसे मैं ये पॉइंट बना के लिख के बता रही हूँ, ये तुम देख रहे हो अभी इस वीडियो को, तो तुम इसको मुझे लिखते हुए भी देख रहे हो, है ना। इसमें मैं कुछ कलर पेन यूज़ भी कर रही हूँ, कभी कुछ कलर, कभी डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज़ कर रही हूँ। तो उससे क्या है ना,
तुम इंगेज भी हो रहे हो वीडियो के साथ, है ना। मैं अपनी इन्फॉर्मेशंस भी दे रही हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, और जो ये चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ, कलर पेन हो गया या स्लाइड हो गई या कुछ और पॉइंट्स में, या थोड़ा सा कुछ मैंने ऐसे जिगजैग लाइन बना के दिखा, तो ये कहीं ना तुम्हें थोड़ा सा इंगेज रखती हैं ये चीज़ें। तो वही होता है विजुअल एड्स के बारे में, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अभी हम आ गए सेकंड क्वेश्चन में। ये सेकंड क्वेश्चन है आपका कि यू आर प्लानिंग टू विजिट सिंगापुर ड्यूरिंग द वैकेशन, राइट आउट अ डायलॉग इन 10 टर्न्स वेयर यू डिस्कस ट्रैवल प्लान्स, अरेंजमेंट ऑफ अकोमोडेशन एक्सेट्रा विद योर ट्रैवल एजेंट। कि आप ना एक प्लान विजिट करें सिंगापुर जाने का, ठीक है, ड्यूरिंग योर वैकेशन। आपकी वैकेशन के लिए आप सिंगापुर जाना चाह रहे हैं, तो आपको एक डायलॉग बनाना है जिसमें 10 टर्न्स होंगे, ठीक है। 10 टर्न्स मीन्स आपको 10 तरह की बातें करनी है, वो टर्न्स आएंगे बातों में, मतलब फ्लो जो आएगा। तो उसमें आपको ट्रैवल एजेंट के साथ डिस्कस करना है, प्लान डिस्कस करना है, अरेंजमेंट्स करने हैं, और अकोमोडेशन, मतलब क्या क्या वो प्लान आपको बताएगा। अरेंजमेंट्स क्या होंगे होटल के, अकोमोडेशन कौन सा होटल मिलेगा, रिजॉर्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, विद योर ट्रैवल एजेंट से आपने बात करनी है। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे ट्रैवल एजेंट बात करें, गुड मॉर्निंग सर, हाउ कैन आई हेल्प यू विद योर ट्रैवल प्लान्स टुडे, ठीक है। तो यू, हाई आई एम प्लानिंग टू विजिट सिंगापुर ड्यूरिंग माई वेकेशन एंड वुड लाइक योर हेल्प विद सम अरेंजमेंट्स। टीए बोलता है कि दैट साउंड एक्साइटिंग, वेयर आर यू प्लानिंग टू ट्रैवल एंड हाउ फार लॉन्ग इज़ योर स्टे। यू आई एम प्लानिंग टू विजिट टू 10th, ठीक है, टू 17th, एंड आई विल बी स्टेइंग फॉर अ वीक, ठीक है। टीए बोलते हैं कि ग्रेट, आर यू लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ अकोमोडेशन लाइक अ होटल और रिजॉर्ट, ठीक है। तो आप बताएंगे कि आप बताएंगे कि आई वुड प्रेफर होटल नियर द सिटी सेंटर क्लोज टू मेजर अट्रैक्शंस, जहाँ पर कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें हों, लाइक मरीन बे, सेंट्स, और ऑर्गेनिक कार्ड रोड वगैरह वगैरह, जो भी वहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो ना यहाँ पर। फिर है कि ठीक है, टी आई कैन सजेस्ट सम होटल लाइक फॉर यू, हाउ फार, हाउ अबाउट अ 4-star होटल। टी आई हैव अ फ्यू पॉइंट्स लाइक होटल्स और द फ्लोरेट एंड द होटल बोथ आर करेंटली लोकेटेड, ठीक है। ये दो होटल हैं, ठीक है। तो यू, द फ्लोरेट एंड होटल साउंड्स परफेक्ट, कुड यू बुक ए रूम देयर। यू ऑल्सो आई वुड लाइक टू नो अबाउट एयरपोर्ट, कि आप पहले पूछ रहे हैं कि हाँ ये जो होटल है ये सुनने में ठीक लग रहा है, और क्या आप मेरे लिए वहाँ पे रूम बुक कर देंगे। इसके साथ साथ आप पूछ रहे हैं कि मेरे को एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट के लिए भी चाहिए, क्या कुछ अरेंजमेंट हो सकता है। तो द टीए इज सेइंग दैट येस एब्सोल्युटली, आई विल रिजर्व अ रूम फॉर यू एट द फ्लैटरी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ योर स्टे, एंड एयरपोर्ट ट्रांसफर वी कैन अरेंज सम प्राइवेट कार्स, और या फिर हाँ आप प्राइवेट कार लेना चाहेंगे या कुछ और। तो आप कह रहे हैं कि अ प्राइवेट कार वुड बी ग्रेट। ऑल्सो कैन यू सजेस्ट एनी लोकल टूर्स और एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग माई स्टे, कि कुछ वहाँ पर जो लोकल टूर हैं, जिस जगह पर वो रुक रहे हैं, तुम रुक रहे हो, तो वहाँ पर कुछ लोकली क्या है देखने के लिए, कुछ एक्साइटिंग वाली चीज़ें क्या है, तो उसके बारे में जो टूर वो या एक्टिविटीज़ कुछ है, तो उसके बारे में वो टीए से पूछ रहे हैं हम, ठीक है। तो सजेस्ट एनी टूर, तो ठीक कहते हैं या श्योर, आई रिकमेंड अ गाइडेड टूर, कि वो एक गाइडेड टूर का अरेंजमेंट आपके लिए कर देगा। गार्डन्स बाय द बे, अ विजिट टू सेंटोसा आइलैंड, एक आइलैंड के लिए अरेंजमेंट कर देगा, एंड अ रिवर क्रूज। आई विल ऐड दोज टू यू, मतलब ये जो प्लान्स हैं ना, अरेंजमेंट्स हैं, वो उसके पूरे उसमें जो प्लान है उसमें ये शामिल कर देगा। यू, दैट साउंड्स फैंटास्टिक, प्लीज़ गो अहेड एंड कंफर्म एवरीथिंग, थैंक यू डियर। ठीक है, यू आर वेलकम, आई सेंड यू फुल इनिशियली एंड कन्फर्मेशन डिटेल। तो इस तरह से आपने ये जो है 10 राउंड्स वाले 10 टर्न्स का एक बहुत आसानी से आप लोग लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम अपना, राइट अ वेल स्ट्रक्चर्ड ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, द इंटरनेट एज टूल फॉर टीचिंग लर्निंग। ये तो देखो मैं ही कर रही हूँ अभी, तो ये तो वही हो गया ना, इंटरनेट एज अ टूल, कि टीचिंग के लिए, लर्निंग के लिए इंटरनेट को एज ए टूल कैसे यूज़ किया जा रहा है, इंटरनेट उसके बारे में बताना है। तो अभी हम ये वाला कर लेते हैं, द इंटरनेट एज टूल फॉर टीचिंग लर्निंग। इसके बारे में आप लिखेंगे कि द इंटरनेट हैज़ फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म्ड क्या, द वे वी अप्रोच टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। तो टीचिंग और लर्निंग का जो एक फंडामेंटली जो एक प्रोसेस हुआ करता था, उसको इंटरनेट ने पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया। ओवर द फ्यू डिकेड्स द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड
हैज़ इंट्रोड्यूस्ड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन, कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है ना उसने एजुकेशन में नई नई चीज़ों को, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को इंट्रोड्यूस किया है, मेकिंग लर्निंग मोर एक्सेसिबल, फ्लेक्सिबल और इंटरेक्टिव, ताकि जो एजुकेशन है, टीचिंग है, उसको ज़्यादा एक्सेसिबल बनाया जा सके। एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचे टीचिंग जो है, एजुकेशन, और उसको फ्लेक्सिबल बनाया जा सके। ठीक है, फ्लेक्सिबल तो जैसे हमने बात करी थी ना अभी मीटिंग्स के बारे में, फ्लेक्सिबिलिटी कि अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, और इंटरेक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, द इंटरनेट प्रोवाइड्स अ वेल्थ ऑफ सोर्सेज, ये तो है ही, सोर्सेज का खजाना है, और enabling students and educators to break traditional boundaries of classroom learning, कि जो इंटरनेट है ना वो जो सीखने वाले हैं उनके लिए एक ऐसा रास्ता तैयार करता है कि वो क्लासरूम लर्निंग की जो बाउंड्रीज है उसको तोड़ के जो लर्निंग है उस ऑनलाइन भी जो इंटरनेट के जरिए अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। हाउएवर इट ऑल्सो कम्स विद challenges that need to be addressed to maximize its effectiveness, कि इसके साथ साथ कुछ इसमें चैलेंजेस भी हैं जिसको इफ़ेक्टिव बनाने की अभी ज़रूरत है। इसमें फिर आप दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं ऑनलाइन लर्निंग। ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग के बारे में बता देंगे। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, द राइज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म हैज़ बीन गेम चेंजर इन एजुकेशन। वेबसाइट्स लाइक coursera, edx एंड udemy ऑफर ऑनलाइन कोर्सेज ऑन अ वाइड रेंज। तो ये आप सारा इसमें बता सकते हो। दिस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इनेबलिंग इंडिविजुअल्स टू अपग्रेड देयर स्किल्स। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब पे के ज़रिए ही लोगों ने, कितनी सारी लेडीज़ ने कुकिंग सीखा है, हर तरह की चीज़ें अपने अंदर नई स्किल्स जो है वो डेवलप की हैं। और मोर ओवर जो प्लेटफॉर्म्स है सच एज गूगल क्लासरूम और जो Moodle allow teachers to create personalized learning environment। इसमें क्या है कि जैसे गूगल क्लासरूम हो गए, इसमें जो टीचर्स हैं उनको एक लर्निंग एनवायरनमेंट मिलता है पर्सनलाइज, जो वो अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, अपने एक एनवायरनमेंट बना के गूगल क्लासरूम के जरिए बच्चों को पढ़ा सकते हैं। एजुकेटर्स कैन अपलोड असाइनमेंट्स, कंडक्ट क्विजेज एंड इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स और फोस्टिंग अ मोर इंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव। अच्छा, तुम इसको आसानी से ऐसे समझ सकते हो जैसे कोरोना हुआ था, कोरोना में क्या था, सब कुछ ऑनलाइन हो गया था, तो वो इसीलिए तो संभव हो पाया था ना, क्योंकि इंटरनेट था। इंटरनेट के जरिए जो है टीचिंग लर्निंग वो है एक स्मूथली वे में हो गई थी। फिर फ्लेक्सिबिलिटी और पर्सनलाइज्ड लर्निंग को इसमें आप ला सकते हैं। तो अब जैसे आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं तो ये भी तो आप इंटरनेट के ज़रिए देख पा रहे हैं ना, तो मुझे लगता है ये आप आसानी से कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। यू हैव बीन ऑफर्ड अ जॉब एज एन एनालिस्ट इन अ फर्म, राइट अ फॉर्मल लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस टू द हेड ऑफ द फर्म। ये आपने एक जॉब, एनालिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई किया था और आपका जो फॉर्मल लेटर लिखना है जिसमें ये आपका जो जॉब है उसके लिए आप एक्सेप्ट कर लिए गए हो और जो आपको जॉब ऑफर हुई थी। ठीक है, तो एक फॉर्मल लेटर लिखना है। इसमें सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, फिर एड्रेस लिखना है। ठीक है, एड्रेस रियल नहीं लिखना है, कुछ भी आप अपना बना के लिख सकते हैं। अपनी सिटी का नाम, फिर ईमेल आईडी लिखेंगे, फ़ोन नंबर देंगे और डेट लिखेंगे। उसके बाद जो हेड ऑफ़ द फर्म का नाम लिखना है यहाँ पे, जिस भी कंपनी में जहाँ पर भी आपको ये जॉब ऑफर हुई है ना वहाँ का। फिर जॉब टाइटल, क्या जॉब है, एनालिस्ट की जॉब है। कंपनी नेम, किस कंपनी में ये आपकी जॉब लगी है, कंपनी का एड्रेस लिखना है और कहाँ पर वो कंपनी है, सिटी, उसका स्टेट और उसका जो ज़िप कोड होता है वो लिखना है आपने। फिर बाद में आप नीचे लिखेंगे डियर, जो भी हेड ऑफ़ द फर्म नेम का लिखेंगे। आई होप दिस इज़ लेटर फाइंड यू वेल, आई एम ट्राइंग टू फॉर्मली एक्सेप्ट द ऑफर फॉर द पोजीशन ऑफ एनालिस्ट एट, ये कंपनी का नाम आ जाएगा। आई एम ऑनर टू ज्वाइन योर एस्टीम्ड फर्म, कि मैं आपकी जो एस्टीम्ड फर्म है उसको ज्वाइन करके मैं अपने आप को ऑनर फील कर रहा हूँ। एंड लुक फॉरवर्ड टू कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स सक्सेस, और मैं इस कंपनी की सक्सेस को और आगे बढ़ाने के लिए मतलब आगे की योजना मतलब देख रहा हूँ मैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एज डिस्कस्ड, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं। आई विल बिगिन माई एम्प्लॉयमेंट ऑन, ये स्टार्ट डेट, कि जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं अपनी जो जॉब है, जो ये एनालिस्ट वाली जॉब है, ये मैं यहाँ पर डेट डाल देना, उस डेट से स्टार्ट करूँगा। एंड आई एम ईगर टू अप्लाई माई स्किल्स एंड
experiences to support the company's goal. और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और ईगरली अप्लाइंग वॉन्ट टू अप्लाई माई स्किल्स। मैं अपना स्किल और एक्सपीरियंस जो है वो इस कंपनी के गोल को और आगे ले जाने के लिए उसके सपोर्ट में लगाना चाहता हूँ। आई एम एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द टैलेंटेड टीम, कि मैं ये जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है इस जो टैलेंटेड टीम के साथ काम करने के लिए, एंड कंट्रीब्यूट टू द फर्म्स ग्रोथ एंड सक्सेस। और उस टीम के साथ, उस टैलेंटेड टीम के साथ काम करके जो मैं इस फर्म की ग्रोथ एंड सक्सेस के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ एनी फर्दर डॉक्यूमेंट्स और स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम माई साइड बिफोर माई स्टार्टेड। कि अगर कुछ मेरी जो जॉब स्टार्ट से पहले अगर कुछ और मुझे डॉक्यूमेंटेशन करनी है या कोई और स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दिया जाए। इस तरह से आपको ये लेटर लिखना है बस। और के बाद उसके बाद थैंक यू, ठीक है, एंड योर सिंसियरली, बाद में आपका पूरा नाम ये आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द बैरियर्स, ये वाला फोर्थ में आगे, व्हाट आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द 3 ब्रॉड कैटेगरीज अंडर विच सच बैरियर्स कैन बी क्लासिफाइड। कि किसी भी कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैरियर आते हैं, कि जब कोई कम्युनिकेशन प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं हो पाती है, सक्सेसफुल नहीं हो पाती, तो उसमें क्या क्या बैरियर आते हैं वो बताने हैं। 3 ब्रॉड कैटेगरी बतानी है जिसके अंदर ये बैरियर्स को क्लासीफाइड किया जा सके। बेसिकली आपने बताना क्या है कि कम्युनिकेशन के बीच में आने वाली 3 बड़ी बाधाओं के बारे में बताना है। जब कोई कम्युनिकेशन चल रहा था ना, तो बीच में कौन कौन सी बड़ी बड़ी बाधाएं आती हैं कम्युनिकेशन में, वो आपने बतानी है। तो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आर फैक्टर्स दैट impede the accurate exchange of information between individuals, ठीक है, individuals और क्या ग्रुप्स, ठीक है। These barriers can distort or prevent the message from being understood or intended। कि ये जो बैरियर्स होते हैं ना, इनकी वजह से क्या होता है, कोई भी जो डिस्कशन चल रही होती है ना, उसमें जो मैसेज दिया जा रहा है वो जो है उस मैसेज को ही ख़त्म कर देती है। जो बैरियर्स होती है उसको समझने नहीं देती, समझने से पहले ही वो चीज़ डिस्टॉर्ट हो जाती है, प्रिवेंट हो जाती है वो मैसेज। तो यहाँ पर कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, पहला आ जाएगा फिज़िकल बैरियर्स। इसमें क्या लिखेंगे ये आप, कि दीज आर एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स दैट हिंडर द इफेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैसेज। ठीक है, किसी भी जो एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल है, ये जो किसी भी इफ़ेक्टिव ट्रांसमिशन को जो है मैसेज को मतलब ऑब्स्टिकल उसके बीच में आ जाता है। दे इंक्लूड एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज नॉइज़। अब जो फिज़िकल जो बैरियर्स आते हैं उसमें क्या क्या होते हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल फैक्टर आ गया, कि एनवायरनमेंट, मान लो किसी कोई कुछ डिस्कशन चल रहा है, उसमें एकदम से एनवायरनमेंट जो है, माहौल एकदम से ख़राब हो गया, कुछ भी जो वेदर है वो चेंज हो गया। फिर आ गया सच ए नॉइज़ कि किसी भी तरह की नॉइज़, शोर, डिस्टेंस और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें एग्जाम्पल के लिए आप फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल में बताएंगे, जैसे कि बैकग्राउंड नॉइज इज़ अ क्राउडेड रूम मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू हियर स्पीकर, है ना। पुअर फ़ोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी ड्यूरिंग अ वर्चुअल मीटिंग, कोई वर्चुअल मीटिंग हो रही है उसमें जो पुअर फ़ोन और जो इंटरनेट क्वालिटी कनेक्टिविटी, उसकी वजह से भी जो बाधाएं आती है किसी भी ये कम्युनिकेशन में। ठीक है, फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन पार्टिसिपेंट्स अफेक्टिंग फेस टू फेस कम्युनिकेशन। अगर मान लो दो या किसी कुछ लोग, एक ग्रुप के बीच में कुछ पार्टिसिपेंट्स में जो एक डिस्कशन हो रहा है या कम्युनिकेशन हो रहा है और वो बहुत दूर दूर बैठे हैं, डिस्टेंस ही इतना ज़्यादा है कि फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा, तो ये सारे फिज़िकल बैरियर्स में आते हैं। सेकंड पॉइंट आपका आ जाएगा साइकोलॉजिकल बैरियर्स। ठीक है, इसमें आप क्या लिखेंगे, साइकोलॉजिकल बैरियर्स में क्या होता है, कई बार जैसे कोई कम्युनिकेशन चल रहा होता है तो एकदम से किसी को एंजाइटी हो जाती है, तो स्ट्रेस और एंजाइटी दैट प्रिवेंट्स समवन फ्रॉम कंसंट्रेटिंग ऑन ए कन्वर्सेशन। जब किसी को किसी कन्वर्सेशन के बीच में स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी होगी, तो वो उस चीज़ को ना, उसकी कंसंट्रेशन को
वहाँ से हटा देता है, और प्रीजुडिसेस और बायसेस दैट अफेक्ट हाउ अ मैसेज इज इंटरप्टेड। तो ये 2 पॉइंट हो गए हमारे। थर्ड पॉइंट आएगा सीमेटिक बैरियर्स। ठीक है, सीमेटिक में क्या आएगा? दीज अराइजेस फ्रॉम द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ इंटरप्रेशंस ऑफ द वर्ड्स, लाइक सिम्बल्स हो गया, है ना, सिम्बल्स हो गए, और लैंग्वेज यूज्ड इन कम्युनिकेशन, लैंग्वेज डिफरेंसेस, jargon और ambiguity can create confusion. For example, जैसे technical jargon used by experts that non-specialists cannot understand, और cultural differences in interpreting symbols, gesture और language nonsense. ठीक है, ambiguous verdicts where a sentence or phrase can be understood in multiple ways. जैसे for example, I'll call you later, when is later. ठीक है, जैसे I'll call you later, है ना। तो इसमें कैसे करेंगे आप, इसको कैसे अंडरस्टूड करेंगे कि when, कि कब, लेटर कब। इसमें वो पूरा इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बताया ना, I'll call you later, तो लेटर कब, इसमें तो वो एक्सिस्टेंसी जो क्लैरिटी है वो नहीं है यहाँ पर। तो कई बार जो सिमेटिक बैरियर्स होते हैं उसमें अलग तरह के सिंबल्स यूज़ कर दिए जाते हैं, कई बार लैंग्वेजेस इस तरह की यूज़ हो जाती है, या फिर कुछ टेक्निकल वर्ड्स इस तरह से यूज़ कर दिए जाते हैं कि जो कम्युनिकेशन को ना बेटर नहीं बना पाते, सबको वो टेक्निकल वर्ड समझ में नहीं आ पाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द 4 लेवल्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक्सप्लेन ब्रीफली विथ सूटेबल एग्जाम्पल। कि जो किसी भी कॉम्प्रिहेंशन को रीड करने के लिए कौन कौन से 4 लेवल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपको बताने हैं, एग्जांपल के साथ आपको बताना है। तो पहला इसमें आ जाएगा आपका लिटरल कॉम्प्रिहेंशन। इसका मतलब क्या होता है कि दिस इज़ द बेसिक लेवल वेयर द रीडर अंडरस्टैंड द डायरेक्ट मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। तो टेक्स्ट का जो मीनिंग है ना उसको वो अच्छे से समझ सकता है, और इट विल इन्वॉल्व्स रिकॉलिंग फैक्ट्स एंड डिटेल्स specially stated in the text. For example, in a sentence, the cat sat on the mat. मैं ये देती हूँ, the cat sat on the mat. ठीक है, तो जो इसमें जो literal comprehension means recognizing that a cat is sitting या cat is on a mat. आप इस तरह से इसको समझ जाएंगे, मतलब जो टेक्स्ट का जो मीनिंग है ना वो अंडरस्टूड हो गया ईजिली। ठीक है, बाय द लर्नर, रीडर। कहने का मतलब ये है कि ये जो लाइन लिखी हुई है, द कैट सैट ऑन अ मैट, बस इस लाइन का मीनिंग समझना है कि जो कैट है वो मैट के ऊपर है, इतना सा समझना है। मतलब आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग समझने की ज़रूरत नहीं है, बट जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसका मतलब समझना है, द कैट सैट ऑन द मैट। तो आपको एक एक वर्ड का मीनिंग जानने की ज़रूरत नहीं है, बट ये इतना मीनिंग समझ लो कि जो कैट है वो इज इज सेट ऑन मैट, कि मैट पे जो बिल्ली है वो बैठी हुई है। नेक्स्ट आता है आपका इंटरनल कॉम्प्रिहेंशन। ये क्या होता है कि दिस लेवल, ये जो हम 4 लेवल यूज़ कर रहे हैं ना, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये इंटरनल कॉम्प्रिहेंशन। तो दिस लेवल इन्वॉल्व्स रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, जो लाइन्स के बीच में लिखा होता है ना यहाँ पर, ठीक है, उन लाइनों को जो इन्वॉल्व करता है, मतलब दिस लेवल इन्वॉल्व्स द रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। द रीडर मस्ट infer meaning or conclusion based of the text clues and context going beyond the complicated context. For example, बता दूँ आपको, if the text says John didn't come to school because of his cough, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे John didn't come to school because of his cough, ठीक है, ये सेंटेंस है। तो आपने इसमें जो इंटरनल कॉम्प्रिहेंशन में आप क्या समझेंगे इसको, इन्फर्जियल को, तो इसमें क्या मतलब आएगा कि जॉन जो है वो क्या है, बीमार है। मीनिंग समझ में आ गया ना आपको, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए बस। थर्ड बैरियर आ जाएगा यहाँ पर, लास्ट आपका आता है क्रिटिकल कॉम्प्रिहेंशन। क्रिटिकल कॉम्प्रिहेंशन क्या आता है, द रीडर एनालाइज एंड इवेलुएट द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड, क्वेश्चनिंग द वैलिडिटी, लॉजिक एंड रीजनिंग बिहाइंड इट। कि जो रीडर है, यहाँ पर जो रीडर है वो किसी भी इंफॉर्मेशन का, जो उनके सामने जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जा रही है उसके बारे में वो क्वेश्चनिंग करे, उसकी वैलिडिटी को जाने और उसके लिए लॉजिकली सोचें। ठीक है,
ऐसे नहीं है कि जैसे उन इन्फॉर्मेशन सामने आई वैसे एक्सेप्ट कर लिया, और जो उसके पास उस इन्फॉर्मेशन के पीछे जो रीज़न है उनको जानने की कोशिश कर। मतलब ये है कहने का कि रीडर को जो है किसी भी चीज़ की, किसी भी टेक्स्ट की जो जो इन्फॉर्मेशन उसके सामने आ रही, उसका आलोचनात्मक वर्णन कर सके, उसको इवेलुएट कर सके, उसकी वैलिडिटी जान सके, उसके बारे में क्वेश्चंस कर सके और उसको लॉजिकली समझ सके, लॉजिकली उस पर डिबेट कर सके। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन के सामने जा रही है तो उसको बोलते हैं क्रिटिकली कॉम्प्रिहेंशन। और ये क्रिटिकल थिंकिंग में वाले तुम्हारे एक और क्वेश्चन अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी इस टॉपिक पर हमने थोड़ा सा पढ़ाया था, तो ये वही चीज़ है यहाँ पर। फिर फोर्थ पॉइंट आता है इवेलुएटिव कॉम्प्रिहेंशन। इसमें क्या आता है कि दिस इन्वॉल्व्स फॉर्मिंग पर्सनल ओपिनियन एंड जजमेंट्स अबाउट द टेक्स्ट। ठीक है, किसी भी टेक्स्ट के बारे में जजमेंट लेना, उसके बाद उसको आंकना और उसके बारे में, किसी भी टेक्स्ट के बारे में पर्सनल ओपिनियन, अपने व्यूज़ रखना। तो द रीडर रिफ्लेक्ट्स ऑन द टेक्स्ट मैसेज, टोन और इट्स इम्प्लीकेशन। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो, आफ्टर रीडिंग अ नॉवल यू मे इवेलुएट द थीम ऑफ द ऑथर्स मैसेज और डिसाइडिंग इफ़ यू एग्री विद द आइडिया प्रेजेंटेड। कि जब भी आप कोई नॉवल पढ़ते हो तो नॉवल पढ़ने के बाद आप उसकी थीम को इवेलुएट करते हो कि उसकी क्या थीम थी और जो ऑथर है उसको क्या मैसेज देना चाह रहा है, और उसके बाद जो भी आइडिया उसमें प्रेजेंट किया गया है उसको आप जो है डिसाइड कर लेते हो। ठीक है, अपने डिसाइडिंग व्यू से उस चीज़ को डिसाइड कर लेते हो कि क्या आइडिया उसमें प्रेजेंट किया गया। तो जितने भी आइडियाज़ हैं, ये जितने भी लेवल्स हैं ऑन द प्रीवियस डिपेंडिंग अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिटिकल एंगेजमेंट विद द टेक्स्ट। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई नॉवल पढ़ते हैं तो नॉवल पढ़ने के बाद आप उसके बारे में अपने मत बनाते हो। ठीक है, कि वो उसमें किस थीम पर ये नॉवल बनाया गया है, क्या उसमें मैसेज दिया गया है, और जो नैरेटर है वो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है इस नॉवल के बारे में। ठीक है, तो ये आ गया इवेलुएट। आप इवेलुएट कर रहे हो ना उस नॉवल को, तो ये इवेलुएटिव कॉम्प्रिहेंशन के बारे में आ जाता है। तो ये हो गया आपका पेपर। आई होप कि आज इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको कल डेफिनेटली मिलने वाले हैं। कल नहीं, परसों आपका पेपर है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।